नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राधेश्याम बैरागी। विश्व इतिहास का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के साथ हम लोगों ने पढ़ा था। आज नए अध्याय की शुरुआत है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण थे उन कारणों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, एक बेसिक परिचय की। प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये एक ऐसी घटना थी जब एक यूरोपीय युद्ध विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, साम्राज्यवादी कंपटीशन, शस्त्रों की होड़, उग्र राष्ट्रवाद, ऑस्ट्रिया के साथ राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेओ में हत्या आदि तत्व थे। इस युद्ध में जितनी अधिक जनधन की बर्बादी हुई उतनी मानव इतिहास में इससे पूर्व नहीं हुई थी। इससे पूर्व की लड़ाइयों में गैर सैनिक जनता साधारणतया शामिल नहीं होती थी तथा जान की हानि आमतौर पर युद्धरत सेनाओं को उठानी पड़ती थी। 1914 के इस विश्व युद्ध का क्षेत्र सर्वव्यापी था एवं इस युद्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर विश्व के लगभग सभी देश सम्मिलित हुए। इस युद्ध में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र की लड़ाइयां लड़ी गई थी। इसके अभूतपूर्व विस्तार और सर्वांगीण प्रकृति के कारण ही इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। ये विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे। पहला कारण यूरोपीय कूटनीतिक व्यवस्था। 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है एवं यह क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में कोई इच्छा नहीं रखता है। इसके बावजूद उसने फ्रांस से अल्सोस लोरेन का क्षेत्र लेकर उसे आहत भी किया और ये वही बिंदु है जिस पर जर्मनी को हमेशा यह भय रहता था कि फ्रांस यूरोप में दूसरे देशों के साथ मित्रता स्थापित कर जर्मनी के खिलाफ बदले की कार्रवाई न कर दे। इसी कारण बिस्मार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस को अलग थलग अथवा एकाकी रखने के लिए कूटनीतिक जाल बुनने लगा। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसे 1879 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की, जो एक गुप्त संधि थी। 1882 में इटली ने द्वैध संधि में शामिल होकर इसे त्रिवर्गीय संधि का रूप प्रदान किया। बिस्मार्क की ये कोशिश भी रही थी कि रूस के साथ सम्यक संबंध कायम हो, इसलिए 1871, 1881 और 1887 में उसने रूस के साथ संधि कर उसे अपने पक्ष में मिलाए रखा। इस प्रकार बिस्मार्क की हरसंभव कोशिश रही कि फ्रांस को मित्रहीन बनाए रखा जाए और वह इसे सफल भी रहा। परंतु 1890 में बिस्मार्क के चांसलर पद से हटने के बाद जर्मन सम्राट विलियम केसर उसकी इस विरासत को संभाल पाने में सफल नहीं रहे। 1894 में फ्रांस ने अंततः रूस से मित्रता कर ली और 1907 में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने आपस में समझौता कर इसे त्रिवर्गीय मैत्री संघ का रूप दे दिया। इस प्रकार यूरोपीय देशों में जबरदस्त गुटबाजी का दौर चल पड़ा। सभी साम्राज्यवादी देशों ने अपने अपने हितों को साधने के लिए गुटबाजी को आश्रय दिया, आपस में गुट संधियां की। इन विभिन्न यूरोपीय देशों के इन कृत्यों से यूरोप में शंका का वातावरण व्याप्त हो गया। इस प्रकार इन दोनों गुटों में कंपटीशन एवं तनाव बढ़ गया और प्रथम विश्व युद्ध में दोनों गुट एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने में भी संलग्न हो गए, मिल गए। दूसरा कारण था साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता, जो कंपटीशन था। यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य साम्राज्यवादी कंपटीशन प्रथम विश्व युद्ध का एक दूसरा मौलिक कारण स्वीकार किया जाता है। 1870 के दशक में नवीन साम्राज्यवाद का युग प्रारंभ हुआ। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के पूर्व ही विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा विभिन्न एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में साम्राज्य स्थापित किया जा चुका था। एकीकरण के पश्चात जर्मनी एवं इटली जैसे देश एक महान शक्ति के रूप में उभरे एवं इन्हें उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ी। वस्तुतः जब तक बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर रहा तब तक तो उसने साम्राज्यवादी विस्तार से स्वयं को अलग रखा, परंतु उसके पश्चात जर्मन सम्राट विलियम केसर द्वारा प्रसिद्ध घोषणा की कि जर्मनी को भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, अर्थात इसका अभिप्राय था उपनिवेशों की प्राप्ति और तथा इसकी प्राप्ति हेतु साम्राज्यवादी नीति को अपनाना। पहले से स्थापित साम्राज्यवादी देशों के गुट में 3 नए देशों जर्मनी, इटली और जापान के शामिल हो जाने से स्वाभाविक रूप से साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता में तीव्रता आई। इससे साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य अफ्रीका का बंटवारा, चीन को प्रभाव क्षेत्र में बांटना और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अनेक द्वीपों पर अधिकार स्थापित करने की लालसा से घोर कंपटीशन का दौर शुरू हो गया। प्रारंभ में यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों द्वारा अफ्रीका को शांतिपूर्ण ढंग से आपस में बांट लेने की योजना बनाई गई एवं इसके लिए 1884 में बर्लिन सम्मेलन में कुछ निदेशक सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए, परंतु ये मापदंड लंबे समय तक नहीं चल सका।
अफ्रीका के बंटवारे के सिलसिले में यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों के मध्य घोर संघर्ष व आपसी टकराव की स्थिति बन गई। चीन तथा प्रशांत महासागरीय द्वीप नव साम्राज्यवाद का दूसरा प्रमुख क्षेत्र था। यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने चीन की कमजोरी का लाभ उठाकर उसको विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया एवं अनेक विशेष सुविधाएं प्राप्त कर ली। इस स्थिति में चीन की स्वतंत्र स्थिति लगभग समाप्त होगी। 1894-95 में चीन और जापान के युद्ध में के परिणाम स्वरूप जापान द्वारा चीन के कुछ भूभाग जीत लिए गए। जापानी प्रसार की इस नीति से रूस के साथ उसका टकराव अवश्यंभावी हो गया। 1904 से 5 का रूस जापान युद्ध इस टकराव का ही प्रतिफल था, जिसमें जापान ने रूस को पराजित कर अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य की नींव मजबूत कर ली। रूस जापान के इस युद्ध ने यूरोपीय राजनीति को भी प्रभावित किया और यूरोप का वातावरण तनावपूर्ण बना दिया। बाल्कन प्रायद्वीप साम्राज्यवाद का तीसरा और सबसे विवादास्पद क्षेत्र था। इस क्षेत्र में तुर्की, रूस, ऑस्ट्रिया के हित टकराते थे। चूंकि संपूर्ण बाल्कन क्षेत्र विशाल तुर्की साम्राज्य का ही विस्तार था और रूस तथा ऑस्ट्रिया दोनों इस क्षेत्र में तुर्की आधिपत्य को समाप्त कर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। अतः इस क्षेत्र में ऑस्ट्रिया एवं रूस एक दूसरे के प्रबल विरोधी के रूप में सामने आए। वस्तुतः रूस एवं ऑस्ट्रिया के मध्य हितों की यही टकरार प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण भी बन गई। तीसरा कारण था उग्र राष्ट्रवाद। जब विभिन्न यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर टकरार की स्थिति व्याप्त थी, उसी समय विभिन्न देशों में उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा चरमोत्कर्ष पर पहुंची। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप राष्ट्रवाद की जो भावना जागृत हुई थी, उसने प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी टकरार के लिए उत्प्रेरक का काम किया। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीय चेतना जर्मनी और इटली के एकीकरण के संबंध में सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है, परंतु 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह राष्ट्रवाद अपने घिनौने रूप में उभर कर सामने आ गया। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से स्वयं को सर्वोच्च रूप में दिखाने का प्रयास करता था। जर्मनी राष्ट्रवादी फ्रांस के विरुद्ध थे तथा फ्रांस के राष्ट्रवादी भी जर्मनी का नामो निशान मिटाने हेतु कृत संकल्प थे और ज्ञातव्य है कि जर्मनी के एकीकरण के क्रम में बिस्मार्क ने फ्रांस के पराजय से उत्पन्न परिस्थिति का लाभ उठाकर उसके अल्सोस लॉरेन जैसे समृद्ध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस राष्ट्रीय अपमान को फ्रांस कभी नहीं भूल पाया और 1871 की अपमानजनक पराजय का बदला और अल्सोस लॉरेन क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने हेतु उग्र व्यग्र था। ये तो रही फ्रांस जर्मनी के तत्कालीन कड़वाहट वाले संबंधों की बात। अब अगर हम ऑस्ट्रिया के व रूस के संबंधों का विश्लेषण तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में करें तो हम पाएंगे कि बाल्कन क्षेत्र के जटिल मुद्दों एवं आपसी हितों को लेकर ऑस्ट्रिया और रूस में गंभीर तनातनी थी। राष्ट्रीयता की चरम परिणति बाल्कन क्षेत्र में भी कुत्सित रूप से सामने आई। एक व्यवस्था के तहत बोस्निया और हर्जेगोविना जैसे सर्वजातीय बहुल क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिए गए, जबकि सर्बिया के दावे को अस्वीकार कर दिया गया। एक और पक्ष को चुभने वाला था वह ये कि सर्बिया के लोग स्लाव वंश के थे और रूस अखिल स्लाववाद की दुहाई देकर पूर्वी यूरोप की राजनीति में प्रभाव स्थापित करना चाहता था। राष्ट्रवाद का सबसे विकृत रूप यह था कि कुछ जातियों ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जाति के होने का दावा प्रस्तुत किया। वे अन्य जातियों पर शासन स्थापित करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे। राष्ट्रवाद की इस आंधी में बाल्कन क्षेत्र सहित पूरी यूरोप की कुछ अन्य जातियां जैसे बुल्गर, चेक, पोल, सर्व, स्लाव आदि अपने स्वतंत्र राष्ट्र की इच्छा को प्रबलता से प्राप्त करने के लिए उत्तेजित हो गई। वहीं जो चतुर्थ कारण था वो सैन्यवाद है। प्रत्यक्ष रूप से सैन्यवाद विभिन्न यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों के मध्य होने वाली गुप्त संधियों से जुड़ा हुआ था। इन विभिन्न देशों के मध्य होने वाली गुप्त संधियों ने एक दूसरे के प्रति शंका एवं अविश्वास की खाई उत्पन्न कर दी और यही वह तत्व था जिसके कारण एक दूसरे देशों के साथ युद्ध की आशंका बढ़ी। औपनिवेशिक विस्तार और उपनिवेशों की रक्षा के लिए सैन्यवाद को प्रश्रय देना विभिन्न साम्राज्यवादी देशों की महती आवश्यकता एवं मजबूरी भी थी। वहीं फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 के परिणाम स्वरूप सैन्यवाद का जन्म भी कर गई और जर्मनी इटली के एकीकरण तक सैन्यवाद अपने विकसित स्तर को प्राप्त कर चुका था। सैनिक शक्ति की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न देशों में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। सैन्य शक्ति में वृद्धि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का पर्याय बन गई। यूरोपीय देशों के बीच शस्त्र एवं सैनिकों की संख्या बढ़ाने की होड़ ने गंभीर सैन्य वातावरण का रूप ले लिया। ये समय एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अराजकता का समय था और इस समय ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जिससे ऐसा लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान सिर्फ सैनिक शक्ति के बल पर ही संभव है। सैन्य अधिकारियों का प्रभाव व्यापक रूप से देश की राजनीति पर था। नीति निर्माण और निर्णय कार्यों में उनकी भूमिका बढ़ चढ़कर होने लगी। ऐसी स्थिति में जब यूरोप में संकट उत्पन्न होता तो इन सैन्य अधिकारियों द्वारा असैन्य अधिकारियों पर इस बात का दबाव देकर
युद्ध शुरू करने की स्वीकृति ले ली जाती थी कि सामरिक स्थिति नियंत्रण में रहे। वहीं जो पांचवा कारण था समाचार पत्रों की भूमिका। विभिन्न यूरोपीय देशों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों ने विभिन्न देशों के बारे में दुष्प्रचार कर युद्ध के वातावरण को विषाक्त कर दिया। राष्ट्रीय उन्माद और उत्तेजना बढ़ाने में ये विभिन्न समाचार पत्र प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति एवं उनके परिणाम स्वरूप यूरोप में आई राजनीतिक चेतना और इटली और जर्मनी के एकीकरण में समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब किसी राजनीतिक घटना का प्रभाव उस देश को न सिर्फ शासन और प्रशासन के संबंध लोगों पर पड़ता था, बल्कि वहां की जनता भी उस घटना से अपने को संबंध कर लेती थी एवं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती थी। परिणाम यह हुआ कि 1871 के बाद फ्रांस का जनमत जर्मनी के विरुद्ध और बोस्निया हर्जेगोविना एवं सर्बिया की जनता ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, जबकि रूस की जनता स्लाव जाति के होने के कारण बाल्कन देशों के साथ थी। 1890 के बाद जब जर्मनी ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, तब ब्रिटेन की जनता जर्मनी को अपना शत्रु समझने लगी, क्योंकि जर्मनी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मार्ग में रोड़ा अटकाने लगा था। और इस घटना में समाचार पत्रों ने जनमत को उत्तेजित किया। इस तरह समाचार पत्रों ने विभिन्न देशों में एक दूसरे के विरुद्ध जनमत तैयार कर दिया था। वहीं जो छठा कारण था अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। यूरोपीय राष्ट्रों के बीच अराजकता, अविश्वास, भय से उपजी परिस्थितियों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था मौजूद नहीं थी। एक और जहां 1904-05 में हुए रूस जापान युद्ध में जापान विजयी रहा, वहीं जर्मनी बाल्कन प्रदेशों में हस्तक्षेप करने लगा। ऑस्ट्रिया बोस्निया हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए भरसक कोशिश में लग गया था। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अभाव में यूरोपीय देश युद्धोन्मुख हो गए। उसके उपरांत जो सातवां कारण था बाल्कन क्षेत्र की जटिलता। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत रूस और ऑस्ट्रिया की तनातनी एवं विभिन्न जातियों के बीच विकसित हुए उग्र राष्ट्रवाद से उत्पन्न समस्याओं ने समस्त बाल्कन क्षेत्र के वातावरण को विषाक्त कर दिया। बाल्कन क्षेत्र की जटिल समस्या ने त्रिवर्गीय संधि एवं त्रिवर्गीय मैत्री संघ के सदस्यों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। वास्तव में एक और रूस यदि धर्म और जाति के नाम पर स्वयं को स्लाव जाति का संरक्षक समझता था और अखिल स्लाव आंदोलन को बढ़ावा दे रहा था, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हर हाल में सर्व आंदोलन को दबाकर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। यद्यपि ये बातें इतनी विषाक्त नहीं होती यदि सर्बिया को रूस से सहायता की गारंटी नहीं मिली होती, रूस की पीठ पर फ्रांस तथा ब्रिटेन के समर्थन की बात नहीं होती। इसी तरह ऑस्ट्रिया भी यदि अकेला होता तो बाल्कन क्षेत्र में युद्ध लड़ने का साहस नहीं करता, परंतु उसे भी जर्मनी एवं इटली का समर्थन था। इसलिए यह कहना बिल्कुल सच है कि प्रथम विश्व युद्ध दो घोड़ों सर्बिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध था। घुड़सवार बाद में इस युद्ध में शामिल हुए थे। वहीं जो आठवां कारण था तत्कालीन कारण सेराजेवो हत्याकांड है, जिसमें बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रियाई राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या ने बारूद के ढेर पर बैठे यूरोप को चिंगारी लगा दी और स्थिति विस्फोटक हो गई। ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रिया ने 1908 से 9 में बोस्निया एवं हर्जेगोविना नामक दो सर्वबहुल प्रांतों पर अधिकार कर लिया और परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत सर्बिया इन सर्वबहुल क्षेत्रों को ऑस्ट्रिया के चंगुल से छुड़ाना चाहता था। इन क्षेत्रों में ऑस्ट्रियाई शासन के खिलाफ बोस्निया हर्जेगोविना प्रांतों में आतंकवादी आंदोलन का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। सर्बिया के निर्देश पर कुछ सर्व आतंकवादियों द्वारा ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या कर दी। ऑस्ट्रियाई सरकार इसके लिए सर्बिया को दोषी मानती थी एवं इस हत्या के लिए सर्बिया से जवाब तलब किया। सर्बिया की इस तरह से जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस रूस तुरंत सर्बिया की मदद के लिए इस युद्ध में शामिल हो गया। फिर जर्मनी और फ्रांस भी अपने अपने मित्र राज्यों का पक्ष लेते हुए युद्ध में आगे। साथ ही जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तो अपने ऊपर खतरा देखकर ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह पहली बार युद्ध का श्री गणेश हुआ, जिसमें विश्व के प्राय सभी देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसमें शामिल हो गए। इस प्रकार हम लोगों ने इन विभिन्न कारणों के बारे में चर्चा की। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व ऑस्ट्रिया रूस संबंध और बाल्कन क्षेत्र कैसा था। 19वीं सदी के 5वें दशक तक ऑस्ट्रिया रूस संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे। इस अवधि में दोनों शक्तियों ने आपसी सहयोग से नेपोलियन को पराजित किया और 1815 के वियना कांग्रेस के पश्चात 1848 के तक अर्थात मेटरनिख युग तक दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध था।
परंतु क्रीमिया युद्ध जो 1853 से 56 में लड़ा गया के क्रम में दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों को जबरदस्त धक्का लगा। युद्ध में ऑस्ट्रिया ने खुलेआम रूस विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था। ऑस्ट्रिया की इस कृतज्ञता को रूस कभी नहीं भूल पाया और जब 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध हुआ तो रूस ने स्पष्टतः ऑस्ट्रिया विरोधी रूप अपना लिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया के प्रभाव में कमी आई। ऑस्ट्रिया मूलतः एक साम्राज्यवादी देश था, अतः इटली और जर्मनी में समाप्त हुए उसके प्रभाव की भरपाई का कोई विकल्प आवश्यक था। दूसरे शब्दों में ऑस्ट्रिया के लिए अब एकमात्र क्षेत्र बाल्कन प्रायद्वीप ही था जहां उसकी साम्राज्यवादी लिप्सा पूरी हो सकती थी। अतः 1870 के पश्चात ऑस्ट्रियाई विदेश नीति मूल रूप से बाल्कन प्रायद्वीप की ओर बढ़ने पर केंद्रित होगी। उधर रूस भी इस क्षेत्र में अपने विस्तार की योजना बनाए हुए था। बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न जातियों जैसे बुल्गर, पोल, चेक, सर्व, यूनानी आदि निवास करती थी। इन सभी जातियों में राष्ट्रवाद की प्रबल भावना विकसित हो गई। ये ऑटोमन साम्राज्य के अधीन न रहकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहती थी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य की कमजोर पकड़ के कारण अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर रूस इस क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास कर रहा था तथा उसका एकमात्र उद्देश्य बाल्कन क्षेत्र को पूर्ण रूपेण रूसी प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित कर लेना था। बाल्कन क्षेत्र के प्राय सभी लोग स्लाव प्रजाति और ग्रीक चर्च के अनुयायी थे तथा रूसी लोग भी स्लाव एवं ग्रीक चर्च के ही अनुयायी थे, अर्थात रूस एवं बाल्कन क्षेत्र के निवासियों के बीच गहरा प्रजाति और धार्मिक संबंध था। यही धर्म और प्रजाति नामक तत्व था जिसकी आड़ में रूस उन सभी परिस्थितियों को खड़ा कर रहा था जो उसकी विस्तारवादी नीति के मार्ग में सहायक होती। बाल्कन क्षेत्र की इस नीति ने ऑस्ट्रिया रूस के हितों में प्रत्यक्ष टकराव को बढ़ावा दिया। बाल्कन क्षेत्र में अपना हित साधने के हेतु रूस के निर्देशन पर एक सर्व स्लाव आंदोलन चला जिसका उद्देश्य बाल्कन के सभी स्लावों को एकता के सूत्र में आबद्ध करके तुर्की की दास्ता से मुक्त कराना था। इस सर्व स्लाव आंदोलन ने शीघ्र ही तूल पकड़ लिया तथा बाल्कन क्षेत्र के निवासी ऑटोमन शासन के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। इस विद्रोह को दबाने के लिए तुर्की सत्ता ऑटोमन शासक ने एड़ी चोटी कर दी। फलतः रूस और तुर्की के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें रूस विजयी रहा और दोनों के बीच सन स्टीफानो की संधि हुई। इस संधि से बाल्कन क्षेत्र में तुर्की साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और रूस का व्यापक प्रभाव बढ़ा। यह स्थिति ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के लिए ऐसा ही नहीं थी, अतः इन दोनों ने सन स्टीफानो की संधि का विरोध किया। बर्लिन सम्मेलन में बाल्कन क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत बोस्निया और हर्जेगोविना नामक सर्वबहुल प्रांत को अधिकृत करने एवं उन पर शासन करने का अधिकार ऑस्ट्रिया को मिला, जबकि सर्बिया स्वयं को सर्व जाति का प्रत्येक प्रतिनिधि मानता था और इन सर्वबहुल दोनों प्रांतों को अपने अधीन होने की इच्छा रखता था। परंतु इस सम्मेलन में सर्बिया की मांग को ठुकरा दिया गया। इस व्यवस्था ने भविष्य में रूस एवं ऑस्ट्रिया के टकराव को अवश्यंभावी बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर बाल्कन क्षेत्र की जटिल समस्या ने गंभीर रूप ले लिया। किसी भी हालत में सर्बिया बर्लिन व्यवस्था को स्वीकार करने हेतु तैयार नहीं था और सर्वस्लाववाद के रूसी कर्णधार इस बात को ठीक से समझते थे कि स्लाव एवं ट्यूटोनिया जातियों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी है और रूस को इसके लिए तैयार रहना है। इस परिस्थिति में सर्बिया ने यह निश्चित कर लिया कि किसी भी कीमत पर उसे अपनी स्वजातियों को मुक्त कराना है। इसके लिए सर्बिया ने युद्ध के संरक्षण में रहते हुए पराधीन स्लावों को संगठित करना शुरू कर दिया ताकि उनमें विद्रोह की भावना फैलाकर उन्हें ऑस्ट्रिया से मुक्त किया जा सके। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना नामक प्रांतों को अधिकृत कर लिया गया। फलतः स्थिति गंभीर होती गई। इस हालत में रूस और सर्बिया का प्रोत्साहन पाकर सर्व देशभक्तों ने उग्र और आतंकवादी उपायों का सहारा लिया तथा गुप्त संगठनों के माध्यम से ऑस्ट्रियाई पदाधिकारियों की हत्या की जाने लगी। इन कार्यवाही से आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी तनाव के कारण बोस्निया की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रियाई राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, जिसमें कई इन्हीं सर्व आतंकवादियों की भूमिका थी। फलतः ऑस्ट्रिया के लिए स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई और अंततः उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये युद्ध जो महज ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य था, परंतु इससे यूरोप की तत्कालीन सभी साम्राज्यवादी शक्तियां भिन्न भिन्न रूप से जुड़ी हुई थी, जैसे सर्बिया के साथ रूस तथा रूस के साथ ब्रिटेन एवं फ्रांस और इसी तरह ऑस्ट्रिया से जर्मनी और तुर्की आदि। फलतः इस नेटवर्क से जितने भी देश जुड़े हुए थे सब एक दूसरे गुटों के विरुद्ध युद्ध के जाल में फंस गए और इस तरह प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटना रूस का युद्ध से अलग होना एवं अमेरिका का युद्ध में प्रवेश होना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण दिलचस्प घटना है।
प्रथम विश्व युद्ध के क्रम में 1917 में दो प्रमुख घटनाएं महत्वपूर्ण है। पहली, रूस में सफल बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस का विश्व युद्ध अलग हो जाना। दूसरी घटना थी अमेरिका का युद्ध में सम्मिलित हो जाना। 1917 की क्रांति के फलस्वरूप रूस में स्थापित बोल्शेविक सत्ता ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध से अलग होने की घोषणा की। यद्यपि इस निर्णय की मित्र राष्ट्रों की ओर से तीखी निंदा की गई, परंतु देश हित में बोल्शेविक सरकार का यह निर्णय आवश्यक था। रूस की नई सरकार ने जर्मनी से समझौता कर ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। इस संधि के अनुसार रूस ने अपने सारे पश्चिमी प्रांत जर्मनी को दे दिए। इससे जर्मनी की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ होगी। जर्मनी ने अपनी सेनाएं पश्चिमी मोर्चे पर भेज दी। फलतः मित्र राष्ट्रों की स्थिति संकटपूर्ण होगी, परंतु अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से मित्र राष्ट्रों की स्थिति और मजबूत होगी। इन्हें अमेरिका से धन जन दोनों की प्राप्ति हुई। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका शुरू में शामिल था, लेकिन जब जर्मनी द्वारा अमेरिकी यात्री जहाज लुसिटानिया को डुबो दिया गया तो अमेरिका को बाध्य होकर जर्मन वाले गुट के विरुद्ध युद्ध में कूदना पड़ा। पश्चिमी मोर्चे पर स्थापित जर्मनी की प्रसिद्ध हिंडेनबर्ग पंक्ति मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेष कारगर साबित हुई। जर्मनी के सभी मित्र देश एक कर युद्ध में पिछड़ते जा रहे थे। बाल्कन क्षेत्र के बुल्गारिया, तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा आत्मसमर्पण कर दिए जाने के पश्चात जर्मनी नेतृत्वकर्ता कैसर विलियम ने स्थिति पर नियंत्रण की व्यापक कोशिश की, लेकिन बिगड़ती हुई जर्मनी की स्थिति के कारण विलियम ने सत्ता छोड़ दी और जर्मनी के घुटने टेक दिए तथा प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पे अंत हो गया। इस प्रकार ये प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के साथ हम लोगों ने ऑस्ट्रिया रूस संबंध और बाल्कन क्षेत्र प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व कैसे थे पढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं में रूस का अलग होना, अमेरिका का सम्मिलित होना, इसके बारे में चर्चा की। आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाजिर होंगे, प्रथम विश्व युद्ध के उन परिणामों के बारे में चर्चा करें, क्या परिणाम। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस टाइम।